दूसरे प्रकार की क्या होगी, दूसरी होती थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी प्रकार की होती है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर आपका आता है आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इतना आता है। तो इस तरह से आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है। जनरली आपकी जो क्रोमेटोग्राफी होती है उनमें दो फेज होती है, एक आपकी मोबाइल फेज होती है और एक कौन सी होती है, लिक्विड फेज। एक आपकी मोबाइल फेज होती है और एक स्टेशनरी फेज होती है। तो दो फेज में हम डिवाइड करते हैं, एक आपकी होती है मोबाइल फेज, क्रोमेटोग्राफी में कौन सी होती है, मोबाइल फेज होता है नंबर 1। दूसरा कौन सा है, स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी और मोबाइल फेज किसको बोलते हैं, मोबाइल उसको बोलते हैं जो मूवमेंट में हो उसको मोबाइल। जैसे मान लीजिए आप रन करते हैं, दौड़ लगाते हैं किलोमीटर की, तो मोबाइल फेज कौन सा हुआ और स्टेशनरी फेज कौन सा हुआ। जो आपकी जमीन है, लैंड है, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज, जिसपे हम दौड़ रहे हैं। और मोबाइल फेज कौन सा हुआ, जो दौड़ रहा वो नहीं, फैक्टर जो आपको ले जा रहा, दौड़ने में हेल्प कर रहा, कौन कर रहा, एयर कर रही है, ग्रेविटी कर रहा है, ये सब आपके फैक्टर कैसे, या कुछ चलने में हेल्पफुल है, या आपको एक स्थान से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं, उनको बोलते हैं मोबाइल फेज, ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि कोई भी आपका मिक्सचर है कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए आपका एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है मिक्सचर, और मिक्सचर में आपके दो कंपाउंड है A प्लस बी, और ये कौन से, दे आर द अमीनो एसिड। और ये कहेंगे कोई मिक्सचर होगा उसमें अमीनो एसिड है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं होंगे, दोनों कैसे होंगे, दे आर डिफरेंट। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो मिक्सचर हम बोलेंगे नहीं। मिक्सचर किसको बोला जाता है, जिसमें दो या तीन कंपोनेंट हो, वो दोनों कंपोनेंट तीन कैसे होने चाहिए, देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट, कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अगर उनकी अलग होगी तो हम ये कहेंगे उनका माइग्रेशन है, दौड़ने की क्षमता, जो माइग्रेशन होती है, मूवमेंट की जो कैपेसिटी होती है, अलग अलग कंपाउंड की क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए हम रन कराते हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ कराएंगे, तो 5 स्टूडेंट है तो कोई सा फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड भी आएगा, थर्ड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 स्टूडेंट में 5 ही फर्स्ट आए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किसी का वेट अलग है, किसी की हाइट अलग है, किसी को पावर ज्यादा है, मतलब वो कई बार प्रैक्टिस कर चुका है सब चीजों की। वो एकदम हेल्दी है पूरा, हेल्दी मीन्स तो वो आपका आसानी से तेज से जोड़ सकता है, उसने कई बार प्रैक्टिस किया। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी टोटल डिफरेंट है। अगर दो ऐसे लोग होते हैं उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी, तो हम ये कहेंगे दे विल कम एट द सेम प्लेस, वो दोनों एक ही प्लेस पे आएंगे। तो होता क्या है कि अब हम उसको एक स्टेशनरी फेज पर रन कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिलिका का है, या टीएलसी में किसका लेते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने मिक्सचर लगा दिया, क्या लगा दिया, A प्लस बी का मिक्सचर लगा दिया, और उसको सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। ये आपका क्या है, दिस इज द सॉल्वेंट। ये क्या होगा, ये नीचे सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हम यहाँ पर फिल करते हैं कि आपका ये जो मिक्सचर जहां पे लगाया है वो आपकी सॉल्वेंट से टच ना करे। दूसरा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और सॉल्वेंट आपका इधर तक माइग्रेट करेगा। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, तो बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। तो मान लीजिए आपका ये A कंपाउंड है और दिस इज कौन सा है, दिस इज B कंपाउंड, ठीक है, ये A है और दूसरा B कंपाउंड है। तो ये कहेंगे कि अब यहाँ पे मोबाइल फेज कौन सा हुआ, जो मूवमेंट कर रहा, मूवमेंट कौन सा हो रहा, सॉल्वेंट आपको उनको ले जा रहा है। जैसे किसी पेपर को आप डिप करते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो सॉल्वेंट क्यों चढ़ता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन, 2-3 फैक्टर उसमें लगते हैं। कौन सा लगता है, कैपिलरी एक्शन फोर्स लगता है, और सरफेस कैपिलरी एक्शन फोर्स उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी देखा आपने, अगर बहुत डायमीटर का एक पाइप ले ले और उसके अंदर डिप करोगे तो उसके ऊपर आपका लिक्विड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो कैपिलरी उसकी बोलते हैं कि ये निश्चित आपका इसका एक कोई डायमीटर होगा, इसका रेडियस आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। इस रेडियस की जो भी आपका पाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी को जैसे हम डिप करते हैं तो देखिए इसके ऊपर चढ़ गया, देखिए अपने आप चढ़ गया ना ऊपर, तो उसको बोलते हैं जो नीचे से अपोजिट ग्रेविटी को जो ले जाता है फोर्स, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। दूसरा, इसकी जो लेयर होगी वो यूनिफॉर्म होगी,
तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को अपने आप पुश करेगी, मैग्नेट करेक्टर लगेगा, तो जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन क्या बोलते हैं कि जो भी सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं किसी लिक्विड के, होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, तो सरफेस आपका ये है और ये सरफेस इस तरह की लेयर बनी होगी किसी लिक्विड में। कोई लिक्विड एक लेयर का नहीं होता है, तो अगर ये आपका मूव कर रहा है तो इसके साथ ये भी लेयर मूव करेगी, ये भी। क्यों? इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द लेयर। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। इतना नहीं है कि चिपक जाए, चिपक नहीं सकते, जैसे चुंबक होती ना, उसको हम मैग्नेट को क्या करते हैं एक दूसरे से चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेयर है वो आपकी एक टेंशन, जिसमें तनाव जिसको बोलते हैं, उस तनाव का ऊपर चलती चली जाती है। अगर ऐसा होता है कि हाईली मैग्नेट लगता तो पानी हमको समरसेबल नहीं लगाना पड़ता, सीधा पाइप डालो तो ऊपर अपने आप पानी आ जाता ना, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन कैपिलरी एक्शन फोर्स, जैसे आप प्लांट में पानी देते हैं ना, तो बहुत सारे घर में आपके गमले लगे हैं तो आप पानी दे देंगे, लेकिन फॉरेस्ट में कोई पानी देने जाता है किसी प्लांट को? बहुत सारे आपके यहाँ पे लगे, इनको कोई पानी नहीं देता है। तो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन फोर्स से जो ग्रेविटी का नीचे का पानी होता है, जो बोलते हैं वाटर लेवल, मान लीजिए आज के 30 फुट नीचे है या मान लीजिए 40 फुट नीचे है, तो वो धीरे धीरे आपका पानी क्या होता है ऊपर आता रहता है। और जैसा आ रहा है कैपिलरी फोर्स, तो मिट्टी में बहुत छोटी छोटी कैपिलरी बन जाती है, और जैसे पानी ऊपर आएगा और जल रूट के संपर्क में आएगा प्लांट के, तो प्लांट के क्या ऊपर चढ़ने लगेगा पानी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, पौधा छोटा होता है तो लोग कहते हैं कि इसमें पानी डालिए, रोड डाला जाता है, लेकिन जब वो विकसित हो जाएगा तो उसमें नीड नहीं होती पानी डालने की। तो सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो आया, तो सॉल्वेंट जो होता है उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलेंगे? लोड जो आपका होगा वो आपकी हो जाएगी स्टेशनरी फेज। ये आपकी स्टेस, क्योंकि जो आपका पेपर बना है वो कैसे बना है? सेलुलोज से बना। देखिए ये पेपर किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। तो इसको स्टेशनरी फेज होगी, इसी के ऊपर आपका मोबाइल सॉल्वेंट चलेगा। उसके साथ साथ जो भी आपके मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे, 2 या 3 अमीनो एसिड, दे आर आल्सो मूविंग विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव करेंगे। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी आपका कैसा हो गया? एक हो गया सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। कौन सा हो गया? लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी मींस इसमें जो आपके लिक्विड होगा वो आपका मोबाइल फेज है। ठीक है, और सॉलिड जो आपका वो कैसा है? दिस इज द स्टेशनरी फेज। और सी का क्रोमैटोग्राफी, ये क्या है? समझ में आ गया? तो एक तो आपकी होती है लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। इसका मीनिंग है कि लिक्विड आपका जो भी होगा दैट इज द मोबाइल फेज होगा, और सॉलिड इसके पास स्टेशनरी फेज हो गया, और सी क्रोमैटोग्राफी। एक हो सकती है आपकी सॉलिड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहीं भी कोई भी सॉलिड मूव नहीं करेगा। सॉलिड कर सकता है, बह सकता है, मूवमेंट ऐसा तो हो सकता है कि अब इसको ऐसा करके फेंक दे चला जाएगा, लेकिन बह नहीं सकता, लिक्विड की तरह नहीं। तो ये क्रोमैटोग्राफी सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकती है। एक हो सकती है गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि कोई भी आपका सरफेस है उसमें बहुत सारी लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोबाइल फेज भी आपका लिक्विड है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और क्रोमैटोग्राफी हो गया। ऐसा भी हो सकता है। और एक हो सकता है लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। देखिए, तो पहले ही बता दिया इतने प्रकार की। तो देखिए, सेलुलोज जो पेपर क्रोमैटोग्राफी हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपका सेलुलोज लिए स्टेशनरी फेज क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज भी जब आपका बैट हो जाएगा, पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो भी आपका मूवमेंट में ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको उसको हम दोनों बोल सकते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बोल सकते हैं या लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी, दोनों भी आ सकते हैं। क्योंकि जब ये गीला हो जाता है पेपर, तो इसके अंदर जो सेलुलोज होगा वो भी कैसा हो जाएगा? पॉलीमर, वो भी आपका बैट हो जाएगा। तो सॉलिड, ये हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर क्या आ गया? पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसके अंदर क्या आ गया? पेपर क्रोमैटोग्राफी। समझ में आया? और लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में ये क्या आ जाएगा? नहीं, ये तो लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी पेपर आ गया। इसी में टीएलसी भी आ जाएगा। टीएलसी क्या? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। आपकी जीएलसी वही होता है, जैसी क्रोमैटोग्राफी आती है, ये हमको नहीं कराना है। तो अब आज हम चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर बाय पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी से हमको क्या करना है कि जो अमीनो एसिड हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है उनको सेपरेट करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे होता है?
एक तो कोई मिक्सचर में मान लीजिए आपके 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए 4 आपके अमीनो एसिड प्रेजेंट है, किसी 4 मॉलिक्यूल है, तो हम पीएलसी पे देखेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे देखेंगे, यहाँ पे मिक्सचर लगाया और इसको सॉल्वेंट के साथ रन कराएंगे तो यहाँ पे कितने स्पॉट मिलेंगे, वी आर गेटिंग 4 स्पॉट। देखो दिस इज द ए, दिस इज बी और दिस इज सी और दिस इज डी। तो जितने हमें स्पॉट मिलते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे मिक्सचर में उतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं या उतने ही कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। अगर 2 दिखाई देते हैं तो इट मींस देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट इन द मिक्सचर, 4 मींस 4 कंपोनेंट इन द मिक्सचर और 3 मींस 3 कंपोनेंट। तो ये आपकी क्वालिटेटिव हो गया आइडेंटिफिकेशन कि कितने हैं। अब कितने हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या सा होगा, तो उसका ये बॉइलिंग पॉइंट भी मेथड होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, एनएमआर लेते हैं, यूवी लेते हैं, आईआर लेते हैं, बहुत सारे। तो क्रोमेटोग्राफी को हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो क्रोमेटोग्राफी वो क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मींस किसी के आइडेंटिफाई करना, मॉलिक्यूल को बताना कि इसमें कितने कम नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो क्वालिटेटिव हो जाएगा। फिर जितने मान लीजिए 4 आपके कंपोनेंट कितने ग्राम होगा, ये आपका 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 100 मिलीग्राम है, तो उनको मिलीग्राम में सेपरेट करने से पेपर में आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्वांटिटी में आप पेपर से, क्योंकि सेपरेशन इस पेपर में होगा तो पेपर आपका कितना पतला होता है, इसका कितना होता है डायमीटर, नहीं इसका मोटाई कितना होगा पेपर का, कुछ में होगा ना, 1 या 0.5 लगभग होगा। तो इतने में हम कंपाउंड को क्वांटिटेटिवली हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे 100 मिलीग्राम कंपाउंड को नहीं निकाल सकते या 20 मिलीग्राम नहीं निकाल सकते या 4 मिलीग्राम नहीं निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, केवल हम पहचान कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रेजेंट हैं। देखिए आप इतना आएगा पेपर, ठीक, इतना ही डिप कर सकते हो, यहां से इसको मोड़ लेते हैं, ऐसा मोड़ लिया, ठीक है, फोल्ड कर लिया। अब आप देखेंगे सॉल्वेंट हमारा कहां तक फिल है। अगर उसको हैंग कराएंगे किसी स्टिक से, स्टिक कहां गया, लकड़ी, इसको हैंग कराते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा ये इतना डूबेगा, कितना डूबेगा, यहाँ इतना डूब जाएगा। तो सॉल्वेंट हमने बताया था कि मिक्सचर जो लगाएंगे हम, सॉल्वेंट जितना डिप करेगा उससे थोड़ा ऊपर लगाना है। कैसे लगाएंगे, ये देखिए हमने लगाया, कहाँ लगा दिए, इधर लगा देते, 1 कपलरी से लगा दिया, ठीक है, ये स्पॉट लग गया। तो जहां पे लगाया इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, उसको डिप कर देते हैं। दिखाइए इसमें, देखिए रन कर रहा है ऊपर की तरफ और इसको इससे कवर कर देते हैं। कवर क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊपर का, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर से कवर कर दें जिससे एयर का प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाए, फिर नीचे सॉल्वेंट चढ़ता रहता है। तो कहां तक हमको चढ़ाना है इस पेपर पे, तो इधर दिखाइए ऊपर। मान लीजिए आपका ये पेपर है ना, इसको पेपर बोलते हैं, ये पेपर है हमें बताया है। तो यहाँ पे आपने मिक्सचर लगाया और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से, इस लाइन का नाम है बेस लाइन, इसका नाम क्या है, दिस इज द बेस लाइन। और यहाँ तक हम सॉल्वेंट रन कराएंगे, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फॉर्म, ठीक है ना। अब मान लीजिए 1 कंपाउंड, ये दोनों आते हैं और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर चला और यहाँ से बेस लाइन से ये आपका कितना चला, ये 5 सेंटीमीटर चला मान लीजिए। और जो सॉल्वेंट फैन की यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, जैसे मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो RF वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर, ये बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन। क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम बेस लाइन, और दिस विल बी किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लग जाए। मान लीजिए आपका RFA, ए के लिए RF लगाना है, ए कौन सा, दिस इज द ए कंपाउंड, देखिए ये ए है और दिस इज बी है, ठीक है। तो RFA हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, RFB कितना हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो 1/4 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 0.25 आ जाएगा। ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा। तो ये भी रिटेंशन फैक्टर है इसका भी, वो आपका यूनिटलेस होता है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। चालू करिए, इसको स्प्रे करेंगे
इसका नाम इनिन आयोडीन स्प्रे है। चलो आ जाओगा, चलिए आ जाइए, इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे। आइए, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। क्या करेंगे, इनिन आयोडीन से स्प्रे करेंगे। अरे आइए इसको, एक्सप्लेन हुआ था सर। पास में आइए, पास में आइए। दो कलर रिप्लेट हुई, एक आपका वायलेट कलर है, दूसरा येलो कलर है। येलो कलर में आपका पेरोलिन कंपाउंड है और वायलेट में कौन सा है? वायलेट कलर में आपका ये आपका फिनाइल एनालीन है। देखिए ये दो कंपाउंड है, नीचे येलो कलर का है, ऊपर वायलेट कलर। जी, इसको